जैसा कि आजकल हाईटेक ज़माना है, मीडिया है, पेपर है, टीवी है, रेडियो है, सबको पता ही है। हम लोग 1 से 7 सॉरी 1 अगस्त टू 7 अगस्त ये स्तनपान दिवस, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। और ये सिर्फ विश्व नाम है इसका, विश्व स्तनपान सप्ताह। तो ये इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं किसी न किसी तरीके से। इससे जो है जागरूकता बढ़ती है स्तनपान के प्रति। बहुत लोग जो हैं आजकल, यंग लड़कियां जो वर्किंग हैं और ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उन लोग थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं। मैंने उनको हिचक होती है थोड़ा, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करें, या तरीका नहीं उनको मालूम है। तो उनको ऑफिस जाना है, उनको काम पे जाना है। तो ये प्रोग्राम का मकसद यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति जागरूकता बढ़े और हम लोग इसको किसी कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि स्तनपान बहुत आवश्यक चीज़ है। और कई बार जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार जैसे शुरू में 3-4 दिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल हल्का पीला जो आता है पदार्थ कहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो वो लोग नहीं पिलाना चाहते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या चीज़ है ये, जब ठीक से दूध उतरेगा तभी पिलाएंगे। उसको पिलाने से भी बहुत फ़ायदे हैं बच्चों के लिए, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है वो दूध पिलाने से। माँ को भी बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा महसूस करती हैं और माँ बच्चे में एक अच्छा संबंध कायम होता है। तो मैं तो हूँ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, इसके ज्ञाता विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. पांडे जो यहाँ के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो स्तनपान से संबंधित आपको जानकारियाँ देंगे। आप लोग अच्छे से सुने और अच्छा लगेगा आप लोग को। सर प्लीज़, डॉक्टर R.K. पांडे सर। सर्वांग हॉस्पिटल के जो लोग भी यहाँ डॉक्टर्स और जो सहयोगी लोग हैं, और सबसे ज़रूरी जिसके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, उपस्थित माताओं एवं बहनों, आपके परिवार में बच्चों की शादी होती है तो माँ की, बच्चे की जिसकी शादी हुई है उसके माँ की या पिता का या परिवार का क्या अभिलाषा होती है? शीघ्र ही एक पुत्र या पुत्री पैदा हो, बच्चा जन्म ले। और यह जो भी कार्यक्रम है उसी नए जन्म लेने वाले बच्चे के विषय में जो कुछ भ्रांतियां हो गई थीं, कुछ सामाजिक कुरीतियों की वजह से और कुछ ऐसी संस्थाओं की वजह से, ऐसी कंपनियों की वजह से जिन्होंने कुछ डॉक्टरों में, मरीजों में कुछ भ्रांतियां पैदा की स्तनपान से संबंधित, इसको पूरी दुनिया ने महसूस किया। 19वीं सदी के शुरुआत में ही यह परिवर्तन लोगों ने महसूस किया। कुछ कंपनी, जिसका एक मुख्य कंपनी जिसका नाम मैं लेने में कोई गलत नहीं समझता हूँ, नेस्ले है, जो दुनिया की खाद्य पदार्थ बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जो कि 19वीं सदी में शुरू हुआ था और उसका कार्य था डब्बे का दूध बनाना। किसके लिए? बच्चों के लिए नहीं, ये उन अनाथालयों में पल रहे बच्चों के लिए था जिनकी माताएं नहीं थीं। इन्होंने बिजनेस किया और फिर उससे कुछ इन्होंने व्यापार की दृष्टि से इस दूध को इन्होंने और लोगों में और परिवारों में और चिकित्सालयों में यह प्रमोट करना शुरू किया और इससे कुछ गड़बड़ियां शुरू हुई। पूरे विश्व ने अनुभव किया कि ये गड़बड़ी हो रही है। और लगभग 60 साल पहले 1960 में, हम लोग तो उसमें ज़्यादा आगे नहीं आए, यूरोप के डॉक्टरों ने ऐसा महसूस किया कि हम बच्चों के जो लालन पालन, उनका फीडिंग हो रहा है, जो उनका स्तनपान हो रहा है, उसमें गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने अनुभव किया
कि बच्चों में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं और फिर ये एक आंदोलन शुरू हुआ। भारत में भी इस आंदोलन की भनक आई, लोगों में, कुछ जागरूक लोगों में ये अनुभव, डॉक्टरों में, चिकित्सकों में, अस्पतालों में यह अनुभव किया लोगों ने कि नहीं, इसके प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा, अपने मरीजों को जागरूक करना पड़ेगा। एक हमारे यहाँ संस्था बनी 1992 में, स्तनपान BPNI, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया। इसका कार्य यही था कि अपने जो भी चिकित्सक हैं, जो जिन संस्थाओं में काम करते हैं, उन लोगों को पहले अगर कोई चीज़ का हम फ़ायदा बताएंगे तभी तो फिर वो लोग उसका अनुसरण करेंगे। तो फिर यह अभियान शुरू हुआ कि स्तनपान के क्या क्या फ़ायदे हैं, पहले तो यही शुरू हुआ। और यह अनवरत 1992 से लेके 2022 30 साल तक यह अभियान चलता रहा। हर वर्ष हमारे जो BPNI है और विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यह एक नारा देते हैं और इस बार का नारा है शिशु मित्रवत हॉस्पिटल। बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके लिए अच्छा अस्पताल। तो अस्पताल कोई बिल्डिंग से तो नहीं होता है, जो उसमें कार्य कर रहे हैं, जो चिकित्सक, जो यहाँ पर स्टाफ नर्सेज और जो लोग भी सहयोगी हैं, उनके लिए। और इसके लिए हम लोगों को यह दायित्व दिया गया और ये अभियान विश्व भर में चलता है। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाए। लेकिन जो यह अभियान है ये कोई 7 दिन की बात तो नहीं है, ये तो लगातार अनवरत चलता रहता है। शिशु जन्ने की बात, उसके दूध पिलाने की बात और उसमें होने वाली गलतियों को क्या हम कर रहे हैं इसको हम जानें। तो ये जानने के लिए सबसे पहले जो समझाने वाले लोग हैं उनको यह बातें बताई जाएं कि स्तनपान के लाभ क्या क्या हैं। आप लोगों को शायद अब तक पता चला होगा, 1992 में जब यह अभियान शुरू हुआ था तो जो स्तनपान कराने की परसेंटेज था, जो माताएं पैदा होने के बाद बच्चों को दूध पिलाती थीं, वो काफ़ी कम था। इस समय वो धीरे धीरे अनवरत 30 साल तक इस शिक्षा को देने से बदलाव आया है। अब ज़्यादा माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि ये लोग इतना पीछे पड़े क्यों हैं दूध पिलाने के। क्योंकि इससे बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु दर में कमी आती है। जब बच्चे को समुचित स्तनपान कराया जाएगा तो बच्चे की मृत्यु जो पहले वर्ष में होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो यह मृत्यु दर, इसको हम कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। किसी भी समाज में किसी चिकित्सा सेवा का जो मापदंड होता है वो होता है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और शिशु इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये काफ़ी ज़्यादा था जब हम लोग पढ़ते थे 1977-78 में। ये मृत्यु दर 186 था। और आपको आश्चर्य होगा, यह 186 आप पूछेंगे ये क्या हुआ। 1000 जो बच्चे पैदा हुए उसमें पहले वर्ष में ही इतने बच्चे मर जाते थे। हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग इसको चौंक जाते थे कि 200 बच्चे के लगभग, 250 बच्चे मर जाते हैं। और आज आप लोगों को ये
जान के खुशी होगी कि यह मृत्यु दर 28 हो गया है भारत में। अमेरिका जो अच्छा विकसित जहाँ की सेवाएं हैं, वहाँ की मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर 5.5 है, 5.6 है। और अपने देश में ही कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ जागरूकता ज़्यादा है, जहाँ शिक्षा की दर ज़्यादा है, उनमें केरल आगे आता है और वहाँ के बच्चों का मृत्यु दर 6 है। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यूपी का वहीं आके 46 हो जाता है। कई राज्य ऐसे हैं जो हमसे बहुत बेहतर स्थिति में हैं। बिहार भी हमसे बहुत बेहतर स्थिति में है, शिशु मृत्यु दर वहाँ का 30 है, हम 46 हैं। तो शिशु मृत्यु दर को कम करने का जो सबसे सुगम उपाय है वह है समुचित स्तनपान कराना। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बच्चों को बहुत सारे लाभ देते हैं। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि माँ का दूध पीने वाले बच्चों को संक्रमण से होने वाली बीमारियाँ, इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियाँ, जिसमें सबसे ज़्यादा डायरिया है, निमोनिया है, ये बहुत कम हो जाता है सिर्फ अपने माँ का दूध अगर बच्चा पीता है पहले 6 महीने। इसके लिए आवश्यक है कि पहले 6 महीने तक बच्चा अनवरत दूध पीता रहे। और मैं तो कहूँगा, और असलियत ये है कि पहले 2 साल तक बच्चे को माँ का ही दूध देना चाहिए। उसका जो सबसे बड़ा दूसरा लाभ है वो है उस बच्चे के बुद्धि का विकास, उसका IQ 8 से 10% ज़्यादा होता है जो अपने माँ का दूध। वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो ज़्यादा पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो बीमार कम पड़ते हैं, वो अपने माँ बाप से, बच्चों अपने पिता से ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, वो असामाजिक तत्व कम बनते हैं वो बच्चे जो अपनी माँ का दूध पीते हैं। आप लोग सोचेंगे कि ये बच्चों के बारे में तो बता रहे हैं, आप माताएं बैठी हैं, हम लोगों को क्या, माताओं को क्या लाभ होता है? आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। 2 बहुत बड़ी बीमारियां जिनको ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी उससे अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं तो वो कम होते हैं। माँ को होने वाली दिल की बीमारियां, माँ को होने वाली हड्डी की बीमारियां, माँ को होने वाली डायबिटीज़ की बीमारी, ये सब कम हो जाती है सिर्फ वो अपने बच्चे को दूध पिलाएं। समुचित दूध पिलाती रहें। इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे को पैदा होने के तुरंत बाद अपने माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा सर्वेक्षण है कि सिर्फ हम अगर 1 घंटे के बाद दूध पिलाते हैं तो पूरे भारतवर्ष में लगभग 1 लाख बच्चे काल के गाल में समाते हैं सिर्फ पहले घंटे में दूध नहीं पिलाने से। उसमें डायरिया प्रमुख है, निमोनिया है, मैंने बताया। तो पहले घंटे में हम बच्चे को अपना दूध पिलाएं, शुरू कर दें। यह है अच्छा प्रयास, अच्छा शुरुआत। दूसरी जो हमको ध्यान रखनी है बात, वो पहले 6 महीने तक बच्चे को संपूर्ण स्तनपान कराएं। संपूर्ण स्तनपान का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, उसके अलावा 1 बूंद पानी भी नहीं। संपूर्ण स्तनपान कराएं। और उसके बाद ये हम लोगों ने ऐसा अनुभव किया, ये अभियान शुरू होने के लगभग 10 साल बाद, कि बच्चे जो संपूर्ण स्तनपान वाले हैं वो कुपोषित हो रहे हैं। कुपोषित का मतलब है कि वो भी कमज़ोर हैं। तो ऐसा अनुभव किया गया कि उन बच्चों को 6 महीने बाद जो अनुपूरक आहार देना चाहिए वो नहीं
कायदे से शुरू हुआ। अनुपूरक आहार 6वें महीने से शुरू करें। ये आप जान लें कि वो अनुपूरक आहार किसी और जानवर का दूध नहीं है, ये आप लोग गांठ बांध लें। 6 महीने बाद जो शुरू करना है वो घर में बनने वाले खाद्य पदार्थों को शुरू करना है, जो आप आम भाषा में दाल चावल रोटी सब्जी कहते हैं। उसको बनाने का तरीका होता है, मल के बनाना होता है और इस तरह से शुरू करना होता है। लेकिन एक अनाज, एक सामान, एक सब्जी या एक दाल अगर शुरू कर रहे हैं तो 4-5 दिन तक हमको दाल ही पिलाना है, उसके बाद दूसरा एक शुरू करना है। इसको उचित मात्रा में हमको बच्चे को खिलाते रहना है। तो यदि हम 3 बातें शुरू करें, पहले घंटे में दूध पिलाना शुरू करें, 6 महीने तक संपूर्ण स्तनपान कराएं और 7वें महीने से बच्चे को हम घर के बने अनुपूरक आहार जिनको कहा जाता है वो शुरू कर दें, तो समझिए कि हम पूरा खेल जीत लिए। हमने जो परेशानियां थी बच्चे को आने वाली, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। ये 3 ही बातें अगर आप ध्यान रखें तो हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आगे तो फिर बच्चा खाता रहता है। ज़रूर इसमें हमको ध्यान रखना है कि ये बच्चा बड़ा होके आजकल जो फास्ट फूड का एक सिस्टम चल पड़ा है उससे हम बच्चों को बचाएं। कृपया दूसरों के देखा देखी हम बच्चों को पैसा लेके स्कूल न भेजें कि हमारा बच्चा वहाँ खरीद के खाएगा। घर से टिफ़िन बना के भेजें और एक अच्छा आहार बना के भेजें। अपने डॉक्टर, अपने चिकित्सक से, अपने बाल रोग विशेषज्ञ से आप जो भी इस विषय में, खान पान के बारे में या अन्य विषय में आपको जानकारी लेनी है वो लें। 6 महीने बाद जो सबसे आम परेशानी होती है बच्चों को, 7 महीने, 9 महीने, 10 महीने, वो खून की कमी होती है। और यह खून की कमी मुख्यतः इसलिए होती है कि हम अनुपूरक आहार में बच्चों को खाद्य पदार्थ नहीं देते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी नहीं देते हैं। इनमें आयरन होता है, सब्जी में आयरन होता है, दाल में होता है। हम दूध कितना भी पिलाते रहें और विशेषकर जानवरों के दूध में ये मात्रा होती नहीं है। और इसीलिए 2 साल से कम बच्चों का एक सर्वेक्षण है कि 80% बच्चे जो अच्छे पढ़े लिखे खानदान, जहाँ पैसे की कमी नहीं है, वो भी बच्चे खून की कमी से ग्रसित हैं। और खून की कमी की ग्रसित होने का मतलब है कि बच्चे के विकास में बहुत बड़ी कमी आना। और ये खून की कमी इसलिए होती है कि उनको 6 महीने बाद जो आहार दिया गया उसमें भोजन की कमी थी, दूध की अधिकता थी। बच्चे का वजन बढ़ सकता है लेकिन समुचित विकास नहीं होगा। अब इसके विषय में अगर कुछ भी बच्चों के भोजन के बारे में आप लोगों को पूछना है तो मैं निवेदन करूंगा अभी या बाद में आप लोग हम लोगों से इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। अब मैं अपने अनुज डॉक्टर अश्विनी से निवेदन करूंगा कि इसमें कुछ प्रकाश डालें, आप लोगों को कुछ मार्ग दिखाएं। धन्यवाद। जैसे सर ने यहाँ पे सब चीज़ें एलाबरेट कर दी हैं तो अब ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोग ये ब्रेस्ट फीडिंग जो ये हम लोग वीक बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ज़्यादा हम लोग को फोकस करना होता है, क्योंकि जो माँ का जो दूध है उसकी तुलना किसी भी चीज़ से हम नहीं कर सकते हैं। तो सर ने सब चीज़ें एलाबरेट कर दी हैं, इसमें ज़्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि जो शुरू का जो माँ का दूध होता है, जैसे ही बच्चा पैदा हो हम लोग यही फोकस करते हैं कि माँ के स्तन से बच्चे को तुरंत लगा दिया जाए। जैसे ही बच्चा पैदा हो 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना बहुत अनिवार्य होता है। और जो शुरू का जो दूध होता है, जैसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, एक तरीके से वो मान के चलिए वो पहला टीका होता है, क्योंकि उसमें बीमारियों से लड़ने की पूरी ताकत होती है।
और अगर वो कोलोस्ट्रम मिस हो जाता है तो आगे चल के बच्चों में बड़ी दिक्कतें देखी जाती हैं। बच्चों में जैसे सर ने बताया बहुत तरीके की दिक्कत, डायरिया, निमोनिया, बीमारी से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जो माँ के द्वारा बच्चों में जाती हैं वो बच्चों को पूरे ज़िंदगी भर जो है उसको एक इम्यूनिटी की तरह, एक शील्ड की तरह वो बच्चे को बचाती है। इस कार्यक्रम के आयोजक और हम लोगों के बड़े भाई डॉक्टर ए.पी. गुप्ता सर और मैडम डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता मैम, डॉक्टर ए.पी. श्रीवास्तव सर मंच पर आसीन, डॉक्टर राजीव पांडे सर और हमारे छोटे भ्राता डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी, और साथ में सभागार में उपस्थित सभी हमारे साथी बहनों एवं माताएं। जो 2-4 चीज़ें मैं शायद हो सकता है, चूँकि देर से आया हूँ तो मुझे नहीं पता है क्या बताई गई हैं और क्या नहीं बताई गई हैं, लेकिन 2-4 चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक तो ये जो ज़्यादातर आप लोगों के दिमाग में रहती हैं बातें कि पहले घंटे में सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्या है कि पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पी लेना है। ये नहीं कि जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से नहीं मतलब है, अगर 1 घंटे के अंदर आपने स्तनपान कराया उसका महत्व है। 1 घंटे के बाद करा रही हैं तो उसका महत्व भी है, लेकिन उसका महत्व जो 1 घंटे के अंदर आपने शुरू करा दिया वो जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बीमारियों को रोकता है। तो इसलिए पैदा होने के 1 घंटे के अंदर ही जो है स्तनपान करा दिया जाता है। और अब तो सिजेरियन में पहले नाभि बाद में पहले काट दी जाती थी, अभी क्या है कि नाभि सहित ही बच्चे को माँ के छाती पर रखा जाता है और नाभि माँ का दूध बच्चा पीना शुरू कर देता है, उसके बाद नाभि को काटा जाता है। ये ऑपरेशन के दौरान जो डिलीवरी होती है उसमें ऐसा करते हैं, ये नया जो है मतलब है, इसलिए करते हैं कि 1 घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध पिलाना आवश्यक है। दूसरा, जो कुछ भ्रांतियाँ आप लोगों के मन में रहती हैं मैं उन पर ज़्यादा जैसे विचार करूँगा, बाकी तो फ़ायदे सब लोग बताए होंगे कि क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है। जैसे सबसे बड़ा जो भ्रांति आप लोगों के दिमाग में रहता है कि जो शुरुआत का दूध गाढ़ा पीला दूध होता है उसको आप लोग समझते हैं कि ये मवाद है, ये गंदा दूध है या ये ख़राब दूध है, तो उसको निकाल करके फेंक देते हैं, जबकि उसी में सबसे ज़्यादा बीमारी से लड़ने की क्षमता उसी दूध में सबसे अधिक होती है। दूसरा, जो आप लोग ये समझते हैं कि हमको तो दूध हो ही नहीं रहा है या दूध कम हो रहा है, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि दूध तभी होता है जब बच्चा दूध पीता है। अगर बच्चे को छाती से नहीं पकड़ाएंगी तो दूध बनने की प्रक्रिया ही नहीं शुरू होगी। तो इसलिए अगर चाहती हैं कि दूध बने और छाती पर पिए बच्चा, तो सबसे ज़रूरी है कि पहले छाती को पकड़ाना। इसका सबसे जो आसान उदाहरण के रूप में आप लोग समझ सकती हैं, जैसे घर सभी के गांव में गाय भैंस होती होगी, तो दूध दूहने से पहले जो ग्वाला होता है अपने बछरू को छोड़ देता है, तो बछरू या पड़वा जो होता है या पड़िया होती है पहले दूध पीती है तब वो दूहता है। क्यों? क्योंकि वो जब पीता है तो दूध उतर जाता है, इसलिए बच्चा जो है माँ का, इसलिए वो जो है पड़वा वो जो दूध दूह लेता है। ठीक है ना? तो जब बच्चा दूध पिलाएंगी तभी दूध उतरेगा, नहीं तो दूध नहीं उतरेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी भ्रांति होती है कि हमारे 2 बच्चे हैं, जैसे ज़्यादातर जुड़वा माताएं जो होती जिनको जुड़वा बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि 2 बच्चे हैं कैसे पेट भरेगा। तो 2 बच्चे के लिए भी भगवान ने इसीलिए 2 छाती दिया है कि 2 बच्चे भी हों तो 2 छाती से बच्चे को दूध पिला सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने आसपास ध्यान दें, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, इतने छोटे जानवर हैं लेकिन ये इनके कभी 1 बच्चे नहीं होते हैं, इनके हमेशा 3-4 बच्चे होते हैं और ये सभी माँ का दूध पीते हैं। किसी कुत्ते बिल्ली को आपने देखा है जो छोटा बच्चा पैदा हुआ हो ऊपर का दूध पीता हो या किसी अन्य जानवर का दूध पीता हो या किसी अन्य का दूध पीता हो? वो अपने ही माँ का दूध पीता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हमारा 2 बच्चे हैं तो हम जो है दूध अपना ना पिला करके तो हमारा दूध कम होगा। ये सोचने की बात नहीं है। ये दूध जब आप पिलाएंगी, बस आपको अपने खान पान का ख्याल रखना है। तीसरी जो बड़ी भ्रांति होती है कि लोग कहते हैं कि निपिल हमारा अंदर है, होता है ना, जैसे कि निपिल बहुत अंदर होता है। तो कभी भी जो दूध पिलाया जाता है निपिल नहीं पिलाया जाता है। निपिल भगवान ने दिया है वहाँ से दूध निकलने के लिए,
जो निपिल के किनारे काला काला भाग होता है, जिसको हम लोग एरियोला बोलते हैं, दूध की जो साइनसेज होते हैं जिसमें दूध इकट्ठा होता है, वो उसी काले रंग के पीछे रहते हैं। तो हमको दूध जो पिलाना होता है, उस काले रंग वाला जो भाग है उसका 3/4 भाग बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, तभी दूध निकलेगा। अगर निपिल पिलाएंगे तो दूध रहेगा भी, तो भी जो है दूध नहीं निकलेगा और आपका बच्चा भूखा रहेगा। तो इसलिए उसका 3/4 जो है हम लोगों को पिलाना है। चौथी जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हाइंड मिल्क और फोर मिल्क। फोर मिल्क मतलब होता है जो आगे का मिल्क जो दूध होता है, तो उसमें पानी ज़्यादा होता है। जो पीछे का दूध होता है उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी पिलाएं तो एक छाती को पूरा पिलाना है। ये नहीं कि एक छाती थोड़ा पिला रही हैं, दूसरे छाती में से दूध निकलने लगा तो दूसरा छाती लगी पिलाने, तो उससे बच्चे को पूरी खुराक नहीं मिलेगी। दूसरा छाती से दूध निकल रहा है तो निकलने दीजिए, लेकिन एक छाती को पूरा पिलाना है ताकि उससे आगे का भी दूध और पीछे का भी दूध जिसमें न्यूट्रिशन है वो भी मिले, तभी बच्चा हमारा तंदुरुस्त होगा। चौथा, ये पांचवी चीज़, जो ज़्यादातर निपिल जो कट जाता है, लोग सोचते होंगे ना कि हमारा निपिल कट गया है, कैसे दूध पिलाएं, घाव हो गया है। तो दूध पिलाने से ही वो घाव भी भरता है। बस आपको क्या करना है, निपिल कटता कैसे है, बच्चा दूध पी रहा होता है और माएँ जो होती हैं जल्दबाजी में झटके से अपना छाती खींचती हैं। जब छाती खींचती हैं तो निपिल बहुत पतला होता है, क्योंकि वहाँ से दूध निकलना होता है, तो वो कट जाता है। उसके लिए क्या करना है कि कभी जल्दबाजी में दूध मत पिलाइए, और जब छाती निकालना हो, बच्चे का छुड़ाना हो, तो अपनी कानी उंगली जिसको साबुन से धुल लीजिए और उसको उसके मुंह में डाल दीजिए, बच्चे के मुंह में, और तब धीरे से छाती को खींच लेंगी तो कभी निपिल नहीं कटेगा। ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो बेहतर जो है तरीके से दूध को पिला पाएंगी, और इससे ज़्यादा जो है बच्चों के बीमारी पर, उनकी मौत पर, हर चीज़ पर हम लोग जो है नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो 1 साल के बच्चे होते हैं, 1 साल से कम के बच्चे, वही सबसे ज़्यादा मरते हैं। और 1 साल में भी सबसे ज़्यादा बच्चे, जो 1 साल में जितने बच्चे मरते हैं, मान लीजिए अगर 100 बच्चे मरे 1 साल में, 1000 में, तो 50 बच्चे 1 महीने के अंदर जो रहते हैं वो मरते हैं। बाकी 1 महीने से ऊपर और 12 महीने के बीच में केवल 50 ही बच्चे मरते हैं। और इसलिए अगर इसको बचाना है, इन बच्चों को मौत से बचाना है, तो 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना है और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। धन्यवाद। इतना बढ़िया बात से बताया, सब लोग काफी इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं थोड़ा साहित्य में रुचि रखती हूँ, हिंदी में भी कर सकती हूँ कविता, कुछ स्टोरीज वगैरह। आज मैंने स्तनपान के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है, उसको आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। गर्भावस्था में माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है जरूरी, तभी गर्भ में पल रहे शिशु की हर कमी होगी पूरी। माँ का दूध बच्चे के लिए है अमृत के समान, इसीलिए जरूरी है स्तनपान। माँ का दूध बढ़ाती है नवजात शिशु की प्रतिरोधक क्षमता, स्तनपान से स्वस्थ रहती है माँ और स्वस्थ रहता है बच्चा। थैंक यू।